चलिए गोता लगाते हैं उन नियमों में जो हमारे महासागरों को चलाते हैं। सदियों तक इसका जवाब बड़ा सीधा था, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका है। समुद्र की आज़ादी का पुराना विचार खत्म हुआ और शुरू हुई संसाधनों पर कब्जे की होड़। इसी खींचतान को सुलझाने के लिए बना यूएनसीओएलओएस, जिसे महासागरों का संविधान भी कहते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए, समंदर में कुछ अदृश्य लाइनें खींची गई हैं। मतलब देश की जमीनी सरहद अब समंदर में 12 नॉटिकल मील तक है, पूरा उसी का कब्जा। ये एक तरह का बफर जोन है जहां देश अपने कानून लागू करवा सकता है। और अब आता है असली खजाना, 200 नॉटिकल मील तक का इलाका। पर 200 मील के बाद यहां से कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। यहां बात होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, मतलब समुद्र के नीचे देश की जमीन का विस्तार। और यूएन क्लॉज का यही नियम देशों को 200 मील से भी आगे दावा करने का मौका देता है। लेकिन ये दावे सिर्फ कहने से नहीं होते हैं, इन्हें विज्ञान से साबित करना पड़ता है। इसके लिए एक खास वैज्ञानिक कमीशन है जो इन दावों की जांच करके अपनी राय देता है। लेकिन तब क्या होता है जब दो पड़ोसी देशों के दावे आपस में टकरा जाएं? यहीं असली पेंच फंसता है। एक मामले में तो जापान ने साफ कहा कि यह मुद्दा वैज्ञानिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। उनका तर्क था कि कमीशन को दो देशों के आपसी विवाद में पड़ने का हक नहीं है। ये फैसला दिखाता है कि जब राजनीति बीच में आती है तो विज्ञान को भी पीछे हटना पड़ता है। तो असल में ये सारा झगड़ा दो शब्दों के बीच के छोटे से फर्क का है। चलिए देखते हैं। डीलिनिएशन मतलब देश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र के बीच लाइन खींचना। डीलिमिटेशन मतलब दो देशों के बीच लाइन खींचना। यानी सीएलसीएस का काम है उस समुद्री हिस्से को बचाना जो सबका है, ना कि देशों के बॉर्डर विवाद सुलझाना। तो यूएन क्लॉज एक अहम ढांचा तो है, पर हर समुद्री विवाद का पक्का जवाब नहीं। तो सवाल यही उठता है, क्या समुद्र का यह कानून एक स्थायी संविधान है या भविष्य के विवादों की सिर्फ एक शुरुआत?